तो प्रगत संस्थान अन्नापुर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिमालय का विभाजन बताने जा रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में हमने आपको ट्रांस हिमालय से परिचित करा दिया था। पूरा ट्रांस हिमालय जो है आपको बता दिया गया था, यह हिमालय पार या तिब्बत हिमालय, तेथीस हिमालय बता दिया गया था। अब आज की चर्चा होगी ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। तो सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, इसके बाद फिर महान हिमालय, इसके बाद फिर मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो शिवालिक, मध्य, महान, ट्रांस। अब हम बात कर लेते हैं बृहत हिमालय। बृहत हिमालय का जो प्रश्न है वो सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के तहत और स्पेशली इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप इसको देखेंगे, बृहत हिमालय का नाम कितना है। पहला नाम इसका है हिमाद्री, दूसरा नाम है सर्वोच्च हिमालय, तीसरा नाम है महान हिमालय और चौथा नाम है आंतरिक हिमालय। कल आपको बताया गया था उस ग्राफ के माध्यम से कि जो महान हिमालय है वो बीच में है और उसके उत्तर में तिब्बत का पठार उन्नून श्रेणी है, दक्षिण में मध्य है और शिवालिक श्रेणी। इस नाते इसका एक नाम आंतरिक हिमालय भी है। अब बात करते हैं इसके निर्माण में कौन कौन सी शैलें प्रयुक्त हुई हैं, या भौगोलिक इतिहास के क्रम में किन चट्टानों ने हिमालय के निर्माण में एक महान योगदान प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं हिमालय एक नवीन पर्वत श्रेणी है और उस नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय वलित पर्वत के अंतर्गत सम्मिलित है, और वलित के अंतर्गत जो फोल्डिंग की प्रक्रिया हुई है, इस तरह से दोनों विपरीत दिशाओं से बल लगने के कारण इस तरह से वलन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। तो हिमालय का निर्माण इसी वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। हिमालय के साथ साथ विश्व के अनेक ऐसे पर्वत श्रेणी है जो हिमालय के समय के साथ की हैं, जिसमें राकी है, एंडीज है, एटलस है। तो इसकी चर्चा फिर हिमालय की उत्पत्ति में की जाएगी। यहाँ पर मुख्य रूप से जिस बिंदु पर हम विचार करने जा रहे हैं वह हमारा बिंदु ये है कि इसके निर्माण में किन शैलों का योगदान है। तो जो इनर पार्ट है, आंतरिक भाग है, वो आर्कियन शैलों से बना है। ये युग है आर्कियन युग, उसमें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, अर्थात इसमें आग्नेय का भी योगदान है और उसके साथ साथ नीस और शिस्ट रूपांतरित का भी योगदान है। तो पार्श्व भाग जो है, किनारे भाग जो है, वो कायांतरित के भी हैं और अवसादी शैलों के निर्माण से भी बने हैं। हमने आपको पहले बताया था कि शैल का एक चैप्टर अलग से आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अब यहाँ हम आते हैं औसत ऊंचाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय का सर्वोच्च भाग एवरेस्ट है, लेकिन औसत ऊंचाई पूछी जा रही है 6100 मीटर है। हिमालय की लंबाई, पूरे हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर तक थी, तो मान लीजिए यहाँ लिखा गया है 2400 से 2500 किलोमीटर तक लंबाई है, और ये जो चौड़ाई है महान की वो सिर्फ 25 किलोमीटर तक है। अब इसका विस्तार आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे और इस ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। इस ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। एक चाप के रूप में पहला एक चाप लगाया गया है। यह चाप शुरू होता है सिंधु नदी के गार्ज से। सिंधु नदी इस तरह से गार्ज के रूप में, नदी विकास की अवस्थाओं में आप जानते हैं कि नदी युवावस्था में गार्ज, कैनियन, खड्ड का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी के गार्ज से और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा की पहाड़ी है, जहां पर तिब्बत के पठार से निकल करके ब्रह्मपुत्र नदी इस नामचा बरवा पहाड़ी को काट करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे इस असम से प्रवाहित होते हुए और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है चाप के द्वारा निर्मित, यही क्षेत्र जो है
महान हिमालय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इस महान हिमालय के प्रतिनिधित्व में ये जो बीच का भाग है, जो बीच का भाग नेपाल का है, इसी नेपाल में ही सबसे ऊंचा भाग एवरेस्ट स्थित है। और नेपाल और सिक्किम की सीमा पर एक स्थान कंचनजंगा है, जो कि भारत से के सिक्किम से संबंधित किया जाता है। अब यहाँ पर पुनः हम आ जाएंगे, यहाँ जो हम कहना चाह रहे थे उसको वहाँ हमने आपको बता दिया कि सिंधु के गार्ज से, यहाँ से देखिए, पश्चिम में नंगा पर्वत, पूर्व में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, और ये नंगा पर्वत जास्कर, आपको कल इसको नंगा जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च शिखर नंगा पर्वत, कल इसकी चर्चा की गई थी ट्रांस हिमालय में, एक चाप के रूप में है। सिंधु के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक इसका विस्तार है। सबसे ऊंचा भाग नेपाल में एवं मध्य भाग, सबसे ऊंची चोटी आपने यहाँ देखा माउंट एवरेस्ट है। और फिर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा 8,848 मीटर ऊंचाई, कहीं कहीं पर 50 भी, चूंकि इसका निर्माण हो रहा है इसी नाते नवीन पर्वत इसको माना गया है, 50 मीटर भी कहते हैं। इसका एक नाम चोमोलुंगमा है तिब्बती भाषा में, जिसका नाम पर्वतों की रानी है। इसकी प्रमुख चोटियों में कंचनजंगा भी है, जो सिक्किम राज्य की सीमा पर और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब हम नीचे पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों के बारे में ध्यान दे रहे हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं उसको समझने से पहले 7 बहनों के क्षेत्र को समझ लेते हैं। तो हालांकि इस चीज को पहले आपको बता दिया गया था। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र जो सबकी सीमाओं से छू रहा है ये असम का है। और इसके बाद फिर इधर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल हो गया था, नागालैंड, मणिपुर। अब पहाड़ियों को इसमें देख लेते हैं। मिरी, डफला, अबोर, मिरी, डफला, अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। और पटकाई ब्रूम, 4 पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश की हो गई। मिरी, डफला, अबोर, मिसमी, पटकाई ब्रूम। नागालैंड में नागा पहाड़ी। इसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। ये मेघालय है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिनराम, यहीं गारो खासू जयंतिया पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो गारो, खासू, जयंतिया पहाड़ी भी, जनजाति भी मुख्य रूप से मेघालय से संबंधित हो गई। असम में आप देखिए मिकिर है, उत्तरी रेगमा पहाड़ी। मिकिर और उत्तरी रेगमा असम में है। इसके बाद एक बारेल पहाड़ी है जो कि 2 राज्यों में जा रही है, कवर कर रही है। असम में भी है और नागा में भी है। तो इस तरह से हमने आपको इसमें पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों से भी परिचित करा दिया। अब पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी से परिचित होने के बाद अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्द है, उस पर ध्यान दीजिए। नेपाल एवरेस्ट, नेपाल एवरेस्ट इसकी चर्चा हो गई थी। इसका नाम सागर माथा है। चोमोलुंगमा है, पर्वतों की रानी है। यहाँ के हिमनदों ने अनेक नदियों को जन्म दिया है। अब यहाँ एक शब्द है हिमनद, और हिमनद का अर्थ होता है ग्लेशियर। और एक हिमानी है, एक परहिमानी। तो दोनों की चर्चा स्थलाकृतियों के निर्माण में की जाएगी। अपर्दनकारी जो बल हैं पृथ्वी पर, उस पर चर्चा होगी। यहाँ पर हिमनद ने अनेक नदियों को जन्म दिया है। गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं महान हिमालय क्षेत्र से। तो यहाँ पर एक मानचित्रीकरण है, थोड़ा सा इसको आप देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए भारत का ये इधर लद्दाख क्षेत्र है, इधर जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। इसके उत्तर में पामीर की गांठ है। पामीर के गांठ का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हिंदुकुश श्रेणी कहते हैं। पामीर के गांठ का जो पूर्वी हिस्सा है उसे कुंडलुन श्रेणी कहते हैं। और ये जो क्रम आपको बताया गया था, कल जाएंगे TDS लेने, उसके अंतर्गत काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। इस तरह से ये विस्तार आपको कल भी बता दिया गया था। आज इसमें आपको पामीर की गांठ, कुन-लुन श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी और फिर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक और पूरब की तरफ पटकाई ब्रूम, नागा पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, गारो, खासो, जैंतिया। इसका वर्णन हमने यहाँ अभी आपको कर दिया था पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में। फिर से एक बार देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, डफला, अबोर, मिसमी, पटकाई ब्रूम। नागा पहाड़ी में नागालैंड नागा पहाड़ी, बारेल पहाड़ी, असम, नागालैंड की सीमा पे। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में कोई विशेष पहाड़ी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद मिजोरम में मिजो है और लुसाई है। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है। असम के अंतर्गत मिकिर, उत्तरी रेगमा है। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, डफला, अबोर, मिसमी है। मेघालय में गारो, खासो और जैंतिया है। अब देखिए हम फिर महान हिमालय श्रेणी के प्रमुख दर्रों की चर्चा कर लेते हैं। दर्रा, अब दर्रे का जो क्षेत्र होता है, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अब उस पहाड़ी क्षेत्र से आने जाने का जो मार्ग बनता है उसी को दर्रा कहा जाता है। इस पार से उस पार आने जाने का जो क्षेत्र होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। उत्तर भारत में कई दर्रे महत्वपूर्ण हैं जो पहाड़ी राज्यों में हैं, और दक्षिण भारत में जैसे थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, इसका भी उल्लेख किया जाता है क्योंकि ये भी ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं बुर्जिल, केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में है। लद्दाख, केंद्र शासित बुर्जिल दर्रा जो है केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में है। जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश में बारालापलाचा और सिरकिला दर्रा है। उत्तराखंड में थागला दर्रा है। फिर सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है नाथुला। बृहद हिमालय, अब देखिए वहां एक विभाजन का एक प्रश्न आपका है। कल भी आपने एक विभाजन पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो विभाजन हो रहा है उसका नाम सचर जोन या हिंज लाइन था। यहां पर बृहद और मध्य के बीच भी अब एक विभाजन हो रहा है, उसका एक नामकरण किया गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट उसका नाम हो गया। और वहां पे हिंज लाइन था या सचर जोन था। इसको आप अलग से अपनी समझ के लिए तीनों विभाजन आप अपने नोट्स में अलग कर सकते हैं, उसको कायदे से बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके बाद फिर आप चलते हैं बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। बृहद हिमालय, अब ये चीज आपको अलग से इस नाते नोट करके यहाँ लिख दी गई है क्योंकि यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह पर्वत चोटी किस हिमालय में है, ट्रांस में है कि महान में है कि लघु या मध्य में है कि शिवालिक में है। उस नाते एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे बृहद हिमालय के संपूर्ण तथ्य 90% आपके सामने आ जा रहे हैं। सबसे पहले चोटी एवरेस्ट की चर्चा है। तो आप जानते हैं ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। 8,848 या 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी चोटी जो भारत से संबंधित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, काराकोरम के अंतर्गत आती है। काराकोरम श्रृंखला में K2 या गार्डियन ऑस्टिन है जो भारत के पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा भी बहुत पूछा जाता है। सिक्किम और तिब्बत सीमा भी आपको बताया गया, 8,598 मीटर। मकालू नेपाल में है, 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है, 8,172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में है, 8,124 मीटर। नंगा पर्वत का उल्लेख कल किया गया था। नंगा पर्वत जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी
भारत में। ये नंदा देवी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उत्तराखंड में है और 7,816 मीटर। नामचा बरवा का उल्लेख किया गया था अभी कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पहाड़ी को काट करके भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो किस पहाड़ी को काटती है। तो इस पहाड़ी को काट करके प्रवेश किया है और फिर ये तिब्बत के अंतर्गत भी है, अरुणाचल प्रदेश सीमा पे 7,756 मीटर। तो इस तरह से आप देखिए हमने आपको एक गहवर जानकारी ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय की प्रदान की है और इसके बाद ये क्रम निरंतर आपका जारी है और फिर आगे की कक्षाओं में आपको हिमालय के 2 और भाग बताए जाएंगे और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।